आइए चलते हैं परछाइयों में लड़ी गई एक ऐसी जंग की कहानी में। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे देश का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 15 अगस्त 1975। ये वो तारीख है जब भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। लेकिन उस साल ये तारीख दक्षिण एशिया के लिए एक भू राजनीतिक भूचाल लेकर आई। सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया। सोचिए, ढाका में भारतीय दूतावास की फोन लाइनें काट दी गई हैं, पूरी तरह डेड। भारत का सबसे करीबी दोस्त बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान अपने ही घर में पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मार दिए गए, और भारत की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी रॉ को इसकी कानों कान खबर तक नहीं। वो पूरी तरह अंधेरे में थी। तो ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस हार को एक जबरदस्त जीत में बदलने की। ये कहानी है एक ऐसे इंतकाम की जो 15 साल तक लिया गया और पूरी तरह से परछाइयों में लड़ा गया। देखिए, ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक तरह से दोस्ती का कत्ल था। शेख मुजीबुर रहमान सिर्फ बांग्लादेश के संस्थापक नहीं थे, वो भारत के सबसे पक्के, सबसे मजबूत सहयोगी थे। उनकी हत्या भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका थी, रणनीतिक भी और भावनात्मक भी। रॉ के संस्थापक और भारत के सबसे शातिर जासूसों में से एक आर.एन. काओ इस घटना से गहरे सदमे में थे। और ये सिर्फ एक खुफिया नाकामी की निराशा नहीं थी, ये उस मास्टर स्पाई का सदमा था जिसे ये एहसास हो गया था कि उसे एक ऐसे खेल में मात दी गई है जिसके नियम उसे पता ही नहीं थे। उन्हें शक था कि ये साजिश बहुत गहरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये तबाही हुई कैसे? जिस देश को बनाने में भारत ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, उस देश में भारत इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया? इसको लेकर ना दो अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक तरफ थी आधिकारिक कहानी कि एक अंदरूनी बगावत थी, मुजीब सरकार का भ्रष्टाचार, देश में अकाल और एक आर्मी मेजर की निजी दुश्मनी, वजह ये सब थी। लेकिन दूसरी तरफ कानाफूसी एक विदेशी साजिश की ओर इशारा कर रही थी, एक प्रोफेशनल हिट जॉब जिसके पीछे शायद CIA और पाकिस्तान की ISI का हाथ था। और ये विदेशी साजिश का शक सिर्फ हवा में नहीं था। तख्ता पलट के बाद जिस तेजी से दुनिया ने प्रतिक्रिया दी, उसने इस शक को और भी गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने तो फौरन नई सरकार को मान्यता दे दी। सऊदी अरब, जो 4 साल से मुजीब के सेक्युलर बांग्लादेश से मुंह फेरे बैठा था, उसने भी कुछ ही घंटों में नई इस्लामी हुकूमत को गले लगा लिया। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। रॉ की अपनी रिपोर्ट्स एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रही थी। विदेशी साजिश तो थी ही, पर यह भारत की अपनी गलतियों का भी नतीजा था। बांग्लादेश को एक छोटे भाई की तरह समझने का घमंड, ढाका जैसी अहम जगह पर एक सुस्त राजनयिक को भेजना, और सबसे बड़ी भूल ये मान लेना कि बांग्लादेश तो हमेशा हमारी जेब में रहेगा। इसी घातक आत्मविश्वास ने दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, नाकामी से इंतकाम की ओर। 1975 के बाद बांग्लादेश में सालों तक भारत विरोधी फौजी तानाशाहों का राज रहा, और भारत बस इंतजार करता रहा एक सही मौके का। इस टाइमलाइन को देखिए, ये वो लंबा दौर था जब बांग्लादेश में भारत का असर लगभग खत्म हो चुका था। पहले जियाउर रहमान, फिर जनरल इरशाद की तानाशाही। एक वक्त पर तो लगा कि भारत ने बांग्लादेश को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर 1988 में परछाइयों में कुछ बदलना शुरू हुआ। और फिर 13 साल के लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद दिल्ली से मिशन को हरी झंडी मिल गई। कोड नेम था ऑपरेशन फेयरवेल। अब भारत बचाव नहीं बल्कि हमला करने की तैयारी में था। पर सवाल ये था कि एक फौजी तानाशाह को बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक भेजे, आखिर गिराया कैसे जाए? रॉ का जवाब था एक ऐसा प्लान जो जितना दुस्साहसी था उतना ही नामुमकिन सा लगता था। और इस नए अध्याय का नायक था कृष्णा पटवर्धन, एक बेहद तेज तर्रार रॉ स्टेशन हेड जिसे 1988 में ढाका भेजा गया। उनका मिशन किसी फिल्म की कहानी जैसा था। जनरल इरशाद के तानाशाही शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना, वो भी ऐसे कि भारत का नाम तक सामने न आए। ये एक 3 तरफा हमला था। पहला कदम सत्ता के गलियारों में सेंध लगाना, इरशाद के सबसे करीबी लोगों को अपना मोहरा बनाना। दूसरा मोर्चा राजनीति के मैदान में दरार पैदा करना। 2 कट्टर दुश्मन, शेख हसीना और खालिदा जिया को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ा करना। और तीसरा, सबसे अहम, सड़कों पर आग लगाना।
छात्र आंदोलनों को इस तरह हवा देना कि वो एक ऐसा जनसैलाब बन जाए जो तानाशाही को बहा ले जाए। तो अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब सालों की इस खामोश तैयारी को अंजाम दिया गया। ये शाह और मात का आखिरी खेल था। और प्लान ने काम किया, बिल्कुल एक धमाके की तरह। अक्टूबर 1990 ढाका की सड़कों पर छात्र उतरे। नवंबर आते आते पूरा देश ठप पड़ चुका था और 4 दिसंबर 1990 को जनरल इरशाद ने घुटने टेक दिए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ढाका की सड़कों पर कितने प्रदर्शनकारी थे? लाखों। एक ऐसा जनसैलाब जिसे रॉ ने इतनी खामोशी से, इतनी चालाकी से खड़ा किया था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन फेयरवेल की असली जीत बंदूक या नारों के शोर में नहीं थी, वो उसकी खामोशी में थी। इस्लामाबाद और वॉशिंगटन में बैठी आईएसआई और सीआईए बस देखती रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये जनसैलाब अचानक आया कहां से। उन्हें ये जानने में सालों लग गए कि इस पूरे नाटक की पटकथा दिल्ली में लिखी गई थी। और यही तो जासूसी की दुनिया की सच्चाई है। रॉ के वो ऑपरेटिव्स गुमनाम नायक ही रहते हैं। उन्हें कभी कोई मेडल नहीं मिलता, उनकी जीत का जश्न कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा काम ही गुमनाम रहना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक देश अपने उन अदृश्य योद्धाओं को कैसे याद रखे, जिनके नाम और काम हमेशा के लिए सरकारी फाइलों में दफन हो जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी जीतें हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाती हैं।